लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर का किया निरीक्षण। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए परिसर में साफ सफाई और बजट सत्र की तैयारियों का लिया जायजा। बजट सत्र से पहले स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा उपायों के दिए निर्देश। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह में वर्चुअली हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति ने संबोधन में कहा कि भाषाई विविधता हमारी शक्ति, हमारी भाषाएं हमारी सांस्कृतिक एकता को अभिव्यक्त करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से कोलकाता के चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में 1 साल से भी कम समय में 150 करोड़ की खुराक ऐतिहासिक और ये रिकॉर्ड देश की इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर भारत के गौरव का प्रतीक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा को दी हाईटेक सोगरिया रेलवे स्टेशन की सौगात। कहा, रेल रोड एयर कनेक्टिविटी में कोटा अग्रणी। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को सम्मिलित कर पर्यटन के लिए होगा आधुनिक तरीके से विस्तार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह में हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय भाषाओं का गौरवशाली इतिहास रहा है, समृद्ध साहित्य है और भारत में भाषाई विविधता हमारी शक्ति है। मित्रों, एक तरफ हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हम देश में हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास करना होंगे। हमारी भाषाई एकता को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि भाषाओं में आपस में संवाद बढ़े। इस कार्य में विश्वविद्यालयों के भाषा विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आपके भाषा विभागों के बीच निरंतर संपर्क, बौद्धिक संवाद रहना चाहिए। भारतीय भाषाओं में हो रहे लेखन और प्रयोग पर विचार होना चाहिए। उन्हें विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संविधान सभा ने लंबी बहस के बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था और अन्य भारतीय भाषाओं को भी 8वीं अनुसूची में संवैधानिक दर्जा दिया। उपराष्ट्रपति नायडू ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षा और समता के लिए प्रतिबद्ध रहे और उनके जीवन संघर्ष में शिक्षा ने ही मार्गदर्शन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर भाषा को राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी मानते थे। मुझे विशेष हर्ष है कि इस अवसर पर हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मिला है। डॉक्टर अम्बेडकर जी आजीवन शिक्षा और समता के लिए प्रतिबद्ध रहे। उनके जीवन संघर्ष में शिक्षा ने ही उनका मार्गदर्शन किया। मुझे विश्वास है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी का प्रतिमा विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों के लिए प्रेरणा स्तंभ रहेगी। डॉक्टर अम्बेडकर जी भाषा को राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक मानते थे। भाषा के मसले पर संविधान सभा में बोलते हुए डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था, संस्कृति भाषा में संरक्षित रहती है क्योंकि सभी भारतीय भाषा एकता चाहती है और एक ही राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण करना चाहते हैं। हर भारतीय का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी को अपनी भाषा के रूप में स्वीकार करे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि विदेशों में फैले प्रवासी भारतीय समुदाय और विश्व के अन्य हिंदी भाषी देशों को मातृभूमि से जोड़े रखने में हमारी भारतीय भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का स्वप्न पहली बार 1975 में नागपुर में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन में देखा गया था। विदेशों में फैले प्रवासी भारतीय समुदाय तथा विश्व के अन्य हिंदी भाषी देशों को मातृभाषा भारत से जोड़ने रखने में हमारी भारतीय भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भवन का लोकार्पण करने का भी सुयोग मिला है मुझे। श्रद्धेय अटल जी ने विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को पहली बार हिंदी में संबोधित किया था।
पिछले कुछ वर्षों में उस परंपरा का नियमित रूप से अनुसरण किया गया है। हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी स्वयं भी अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में प्राय हिंदी में ही संवाद करते रहे हैं। साथ ही विदेशों में रह रहे प्रवासी भारतीय समुदाय से भी हिंदी में नियमित संवाद किया जाता रहा है। मेरा सदैव मानना रहा है कि देश की युवा पीढ़ी को स्वाधीनता संग्राम के युवक क्रांतिकारियों का साहस से परिचित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि महात्मा गांधी ने मातृभाषा की संवेदनशीलता और महत्व को समझते हुए इसे स्वराज से जोड़ा और 1937 में वर्धा में जिस नई तालीम की पहल महात्मा गांधी की ओर से की गई थी, उसमें मुफ्त अनिवार्य भाषा के साथ मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम में शामिल करने के साथ छात्रों को कौशल प्रशिक्षण देना शामिल था। देश की नई शिक्षा नीति महात्मा गांधी जी की नई तालीम का अनुकरण करती है। नई शिक्षा नीति में भी प्राथमिक या माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखने का प्रस्ताव किया है। विद्यार्थियों में उद्यमिता बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है। मुझे आशा है कि आपके विश्वविद्यालय ने गांधी जी की नई तालीम, उनके अनुभवों पर शोध किया होगा। आपके विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययन शिक्षा नीति निर्माताओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यह पावन भूमि महात्मा गांधी जी और विनोबा जी का जीवन दर्शन की साक्षी रही है। वर्धा राष्ट्र के लिए प्रेरणा का केंद्र रहा है। 1937 में यही महात्मा गांधी जी ने नई और व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली, नई तालीम प्रस्तावित की थी। आपको बता दें कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी, जापानी आदि विदेशी भाषाओं को हिंदी माध्यम में पढ़ाया जाता है। साल 1975 में नागपुर में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था। साल 1997 में संसद द्वारा पारित विधेयक द्वारा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नया परिसर पश्चिम बंगाल के लोगों को, विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ती और अत्याधुनिक देखभाल सुविधा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल की शुरुआत देश ने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन से की थी। वहीं आज साल के पहले महीने के पहले हफ्ते में ही भारत 150 करोड़ डोजेज का ऐतिहासिक मुकाम भी हासिल कर रहा है। 150 करोड़ वैक्सीन डोज, वो भी एक साल से कम समय में। ये आंकड़ों के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या है। दुनिया के ज्यादातर बड़े बड़े देशों के लिए भी ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है, लेकिन भारत के लिए ये 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का प्रतीक है। भारत के लिए ये एक नई इच्छा शक्ति का प्रतीक है, जो असंभव को संभव करने के लिए कुछ भी कर गुजरने का हौसला रखती है। भारत के लिए ये प्रतीक है आत्मविश्वास का, ये प्रतीक है आत्मनिर्भरता का, ये प्रतीक है आत्मगौरव का। प्रधानमंत्री ने कहा कि कैंसर की बीमारी तो ऐसी है जिसका नाम सुनते ही गरीब और मध्यम वर्ग हिम्मत हारने लगता था। गरीब को इसी कुचक्र, इसी चिंता से बाहर निकालने के लिए देश सस्ते और सुलभ इलाज के लिए निरंतर कदम उठा रहा है। इससे विशेष रूप से उन गरीब, उन मध्यम वर्ग परिवारों को बहुत राहत मिलेगी जिनका कोई अपना कैंसर से मुकाबला कर रहा है।
कैंसर से जुड़ा इलाज, इससे जुड़ी सर्जरी और थेरेपी अब कोलकाता के इस आधुनिक अस्पताल की वजह से भी और सुलभ हो जाएगी। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार, शांतनु ठाकुर, जॉन बारला और निशीथ प्रमाणिक उपस्थित थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए संसद भवन परिसर का निरीक्षण किया। बजट सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ने संसद भवन परिसर में साफ सफाई और सत्र की तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद के कई अधिकारी और कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए। वो अभी स्वस्थ हैं और डॉक्टरों की निगरानी में हैं। कोरोना संक्रमण टेस्टिंग और जहां वैक्सीनेशन हो रहा है वहां पर हमने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। ये बात सही है कि बड़ी संख्या के अंदर संसद के कर्मचारी अधिकारी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। सभी कर्मचारी अधिकारी स्वस्थ हैं। लगातार अधिकारी उनको निगरानी कर रहे हैं, डॉक्टर स्वास्थ्य की देखभाल कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि तीसरी लहर के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए संसद में आगामी बजट सत्र को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। उम्मीद है कि संसद सदस्य और सभी कर्मचारी गाइडलाइन का पालन करते हुए महामारी से सुरक्षित रहेंगे। आने वाले बजट सत्र की व्यापक तैयारियां की जा रही है। कोविड गाइडलाइन की पूरी पालना हो, इसके लिए समस्त आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। मुझे आशा है कि हम इस कोरोना संक्रमण की स्थिति के देखते हुए सभी अधिकारी कर्मचारी भी सुरक्षित रहें, हमारे माननीय सदस्य भी अपने संवैधानिक दायित्वों का ठीक से पालन कर सकें। इसके लिए संसद सारी व्यवस्थाओं को लेकर जुटी है। इससे पहले राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दोनों सदनों के महासचिवों को कोरोना प्रसार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने और आगामी बजट सत्र के सुरक्षित संचालन के लिए प्रभावी उपाय सुझाने के निर्देश जारी किए थे। माननीय उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और मेरी चर्चा हुई है। हमने दोनों सेक्रेटरी जनरल को कहा है कि सारी व्यवस्थाओं को देखें और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए आवश्यक इंतजाम करें। कोटा के रेल इतिहास में बुधवार का दिन ऐतिहासिक रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने बुधवार को जैसे ही सुवरिया रेलवे स्टेशन का लोकार्पण और मेमो ट्रेन का शुभारंभ किया तो वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। इस मौके पर स्पीकर ने कहा कि रेल, रोड और एयर कनेक्टिविटी में कोटा को देश का अग्रणी शहर बनाएंगे। कई दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सोगरिया रेलवे स्टेशन जनता के लिए समर्पित हो, यहां पर ट्रेनें रुके, यात्रियों का आवागमन यहां पर हो। आज सोगरिया रेलवे स्टेशन जो ऐतिहासिक इमारत बनी है, जिसमें पुरातत्व संस्कृति भी है, आधुनिकता भी है, उसका एक आपस में मिश्रण इसका ऐतिहासिक लुक दिया गया है।
कोटा संभाग को काफी समय से मेमो ट्रेन सुविधा और सुगरिया स्टेशन के लोकार्पण का इंतजार था। नया वर्ष ये दोनों सौगातें लेकर आया और जनता की दोनों मांगे नए वर्ष के 5वें ही दिन पूरी हो गईं। स्टेशन के लोकार्पण और मेमो ट्रेन के शुभारंभ के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोटा को सभी प्रदेशों, महानगरों और प्रमुख शहरों से कनेक्ट करने के लिए हम नई ट्रेन और रेल मार्गों की संभावना तलाश रहे हैं। आने वाले समय के अंदर सोगरिया रेलवे स्टेशन, जहां शहर और गांव के तमाम लोगों की यात्री सुविधा के लिए एक बेहतरीन रेलवे स्टेशन होगा। मेमो ट्रेन का भी कई दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे। ये मेमो ट्रेन इस कोटा के आसपास 200 किलोमीटर के इलाके में नागदा हो, झालावाड़ हो, बीना हो और आने वाले समय के अंदर सवाई माधोपुर हो, चित्तौड़ हो, इन यात्रियों के लिए एक सुगम, सस्ता और सुरक्षित साधन होगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोटा और डकनिया तालाब स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की रूपरेखा तैयार हो गई है। संभावना है कि इसी वर्ष मार्च में हम 260 करोड़ से अधिक की लागत से दोनों स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। डकनिया स्टेशन पर यात्रियों को लंबी दूरी की गाड़ियों की सुविधा मिलेगी। दोनों स्टेशनों पर अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। कोटा बूंदी के छोटे स्टेशन के विकास तथा वहां रहने वाले नागरिकों के जीवन को सरल बनाने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। कोटा बूंदी की जनता से मिल रहे प्यार के लिए आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ का विकास जन भावनाओं के अनुरूप होगा। हम कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ को सम्मिलित कर पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाएंगे। यहाँ नए उद्योगों की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। कोटा आईटी का प्रमुख केंद्र बनने की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। हमारी कोशिश होगी कि कोटा का ट्रिपल आईटी भवन बनने के बाद यहाँ से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कोटा में ही रोजगार मिले। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप रेलवे मेक इन इंडिया कार्यक्रम को प्रोत्साहित कर रही है। वंदे भारत ट्रेन का निर्माण पूरी तरह भारत में किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में 75वें साल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत सारे संकल्प किए हैं और रेल मंत्रालय भी कई संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है। इसमें से एक यहाँ जो स्टेशन है लोकानिया तालाब और जयपुर स्टेशन जो पीपीपी मॉडल पे आगे डेवलप होंगे और ऐसे 75 स्टेशन पूरे भारतवर्ष में हम बनाएंगे। 75 ट्रेनें वंदे भारत चलेगी जो यहाँ पे निर्मित कोचों से बनी हुई ट्रेन जो अभी वाराणसी और दिल्ली और दिल्ली कतरा के बीच में चल रही है, ऐसे वंदे भारत ट्रेन का भी संकल्प किया है। पुनर्विकसित सोगरिया रेलवे स्टेशन का नया लुक लोगों को भा गया है। लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे लोग स्टेशन के आकर्षक स्वरूप को देखकर अभिभूत हो गए। सोगरिया स्टेशन का लोकार्पण करने से पहले लोकसभा अध्यक्ष और रेल राज्य मंत्री ने स्टेशन का निरीक्षण किया। स्टेशन के शानदार प्रवेश द्वार, फसाड लाइट्स, स्टेशन पर लगी कोटा के पर्यटनों की तस्वीरें, सेल्फी पॉइंट और वेटिंग हॉल की सुविधा की उन्होंने प्रशंसा की। स्पीकर ने कहा कि पुरातन संस्कृति की झलक और आधुनिक तकनीक का समावेश लिए सोगरिया रेलवे स्टेशन लोगों को एक नई अनुभूति देगा। यहाँ यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ आने वाले यात्री सफर की यादों के साथ स्टेशन की खूबसूरती को भी आंखों में संजो कर ले जाएंगे। उधर लोगों ने स्टेशन की खूबसूरती को निहारने के बाद मेमो ट्रेन की यात्रा का भी लुत्फ लिया। अनेक ऐसे यात्री थे जो मेमो ट्रेन के पहले सफर के साक्षी बनना चाहते थे। इसके अलावा ऐसे भी अनेक लोग थे जिनके लिए मेमो ट्रेन रोड साइड स्टेशन पर जाने के लिए सस्ता, सुलभ और सुरक्षित साधन बना।